हाल ही में भारत सरकार ने एफसीआरए नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसे देश में जबरन धर्मांतरण के मामलों पर अब तक का सबसे बड़ा सरकारी शिकंजा माना जा रहा है। और एफसीआरए नियमों में हुए बदलाव से अमेरिका की राजनीति में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग राज्यों में जबरन या कथित लालच, धोखे और दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन तथा कथित लव जिहाद और विदेशी फंडिंग से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। कई मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच एजेंसियां एक्टिव हुई और मामला कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने अचानक 22 जून को एफसीआरए नियमों में बड़े बदलाव करते हुए साफ कर दिया कि विदेशी चंदे का इस्तेमाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं किया जा सकेगा। सरकार के इस फैसले के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि एफसीआरए क्या है, अचानक एफसीआरए नियमों में बदलाव क्यों किया गया, क्या बेंगलुरु में सामने आया करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग का मामला इस फैसले की सबसे बड़ी वजह बना है, और आखिर क्यों भारत के इस फैसले पर अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, जो लगभग हर मुद्दे पर एक दूसरे के विरोधी हैं, एक ही पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। शुरुआत करते हैं एफसीआरए से। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसे सबसे पहले 1976 में लागू किया गया था और बाद में 2010 में नया कानून लाया गया। इसका मकसद सीधा है, अगर भारत में कोई संस्था, एनजीओ, ट्रस्ट या संगठन विदेश से पैसा ले रहा है तो सरकार ये जान सके कि वो पैसा कहाँ से आया है और किस काम में इस्तेमाल हो रहा है। एमएचए यानी गृह मंत्रालय के मुताबिक एफसीआरए का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का इस्तेमाल भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने के लिए न हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि एफसीआरए विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि वो इसके इस्तेमाल को नियमों के दायरे में लाता है। तो 22 जून 2026 को सरकार ने क्या बदल दिया? दरअसल 22 जून 2026 को जारी गृह मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक विदेशी चंदा लेने वाले संगठनों के लिए कई नई शर्तें जोड़ी गई हैं। अब किसी संस्था को आवेदन या रिन्यूअल के समय ये साफ करना होगा कि वो पैसा किस मकसद के लिए ले रहे हैं। उसे ये भी बताना होगा कि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में वो संस्था काम करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब संस्थाओं को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही उन्हें भी पूरे मनी ट्रेल का खुलासा करना होगा, यानी पैसा मूल रूप से किस व्यक्ति, किस संस्था या स्रोत से आया है, ये बताना होगा। सरकार का तर्क है कि कई बार पैसा कई परतों से होकर गुजरता है और इससे ओरिजिनल सोर्स छिप जाता है। नए नियमों का मकसद है इस मनी ट्रेल को ट्रांसपेरेंट करना। इस नोटिफिकेशन का सबसे चर्चित हिस्सा है प्रोसेटलाइजेशन, यानी धर्म परिवर्तन से जुड़ा प्रावधान। नए नियमों में साफ किया गया है कि विदेशी चंदे का इस्तेमाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से धर्मांतरण के लिए नहीं किया जा सकता। यहाँ एक कानूनी पहलू समझना बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 देश के हर नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने का पूरा अधिकार देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रेवरेंड स्टैनिस्लास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 इस केस में साफ कहा था कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को धर्मांतरित करने का मौलिक अधिकार नहीं देता है। यानी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदल सकता है, लेकिन ताकत, धोखे, लालच या दबाव के तहत कराया गया धर्मांतरण कानूनी रूप से मान्य नहीं है, ये कानून के दायरे में नहीं आता है। सरकार का दावा है कि नया नोटिफिकेशन इसी कानूनी सिद्धांत को एफसीआरए नियमों में और स्पष्ट रूप से शामिल करता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके कारण अमेरिका बौखलाया हुआ है। सवाल है कि सरकार ने एफसीआरए कानून में बदलाव क्यों किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हाल के कुछ मामलों पर गौर करना होगा। जून 2026 की शुरुआत में कर्नाटका के बेंगलुरु स्थित कोथानूर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ। शिकायत ईडी के द्वारा की गई और जांच के केंद्र में थी अमेरिका स्थित ईसाई मिशनरी संस्था द टिमथी इनिशिएटिव यानी टीटीआई। जांच एजेंसियों के अनुसार संस्था पर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं और यूएपीए के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और कथित फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल जैसे आरोप लगाए गए। ईडी की शिकायत में दावा किया गया कि भारत में पैसे पहुंचाने के लिए विदेशी डेबिट कार्डों और ऑप्शनल इकोनॉमिक चैनल्स का इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक 1000 से ज्यादा विदेशी डेबिट कार्डों के जरिए अलग अलग एटीएम से लगभग 42 करोड़ रुपए निकाले गए।
जबकि विभिन्न माध्यमों से कुल 92,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा भारत लाए जाने का आरोप है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल स्कॉलरशिप और सोशल वेलफेयर जैसी योजनाओं के जरिए ग्रामीण इलाकों में धार्मिक प्रभाव बढ़ाने के लिए किया गया। ईडी ने यह भी दावा किया कि ये जांच के दौरान कुछ गतिविधियों के तार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग और रेडिकल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ऐसे संकेत मिले हैं। हालांकि इन आरोपों पर अदालत का फैसला आना भी बाकी है और मामला भी न्यायिक प्रक्रिया में है। अगर जांच के दावे सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग या वित्तीय गड़बड़ी का मामला नहीं रह जाएगा। सवाल ये भी उठेगा कि क्या विदेशी फंड का इस्तेमाल भारत के संवेदनशील इलाकों में आइडियोलॉजिकल प्रभाव स्थापित करने के लिए किया जा रहा था। यही वजह थी कि सरकार ने इस मामले को सामान्य आर्थिक अपराध की तरह नहीं देखा। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले के कुछ ही दिनों बाद 22 जून 2026 को गृह मंत्रालय ने एफसीआरए रूल्स में बड़ा बदलाव करते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन नए नियमों में साफ किया गया है कि विदेशी चंदे का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के प्रोसेटलाइजेशन यानी धर्म परिवर्तन कराने वाली गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक संस्था का मामला था? सरकारी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं थी, इससे कहीं बड़ी थी। 2014 से 2024 के बीच केंद्र सरकार ने हजारों संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए हैं। संसद में दिए गए गृह मंत्रालय के जवाब के मुताबिक जिन धार्मिक संस्थाओं के लाइसेंस रद्द हुए हैं उसमें से 70% से ज्यादा ईसाई संस्थाएं थी, लगभग 11% हिंदू संस्थाएं हैं और करीब 8.5% मुस्लिम संस्थाएं हैं। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि कई मामलों में लाइसेंस रद्द करने के कारणों में जबरन या लालच देकर धर्मांतरण से जुड़े कथित आरोप भी शामिल थे। इन मामलों में कई चर्चित संस्थाओं के नाम सामने आए। आंध्र प्रदेश की IREF यानी इंडिया रूरल एवेंजेलिकल फेलोशिप, इसका एफसीआरए लाइसेंस 2025 में रद्द कर दिया गया। सरकारी जांच में आरोप लगाया गया कि लगभग 28.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी फंड का कथित दुरुपयोग किया गया है। ये पैसा संस्था से जुड़े लोगों के निजी खातों तक पहुंचाया गया और नाबालिगों के कथित धर्मांतरण के आरोप भी सामने आए। इन आरोपों का अंतिम फैसला अदालत को करना है। इसी तरह वर्ल्ड विजन इंडिया को साल 2022 में लगभग 170 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा प्राप्त हुआ था। बाद में नवंबर 2022 में उसका एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और जनवरी 2024 में रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि संस्था घोषित मानवीय कार्यों से आगे बढ़कर धार्मिक प्रकृति की गतिविधियों में शामिल पाई गई। संस्था ने समय समय पर इन निष्कर्षों से असहमति भी जताई थी। तमिलनाडु की जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्री के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक संस्था पर आरोप था कि विदेशी धन का इस्तेमाल आदिवासी क्षेत्रों में जमीन खरीदने, कई राज्यों में धर्मांतरण गतिविधियों और संरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर जमीन पर कब्जा करने के लिए किया गया। बाद में उसका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके अलावा कासा यानी चर्चेस ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन और एवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, इन जैसी संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस भी अलग अलग मामलों में रद्द किए गए। हर मामले के कारण अलग थे और संबंधित आदेश गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए थे। इन मामलों को एक साथ देखने पर जांच एजेंसियां कुछ एक जैसे पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। पहला पैटर्न, सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर विदेशी धन लेकर के आना, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक कुछ मामलों में उसका इस्तेमाल घोषित मकसद से अलग गतिविधियों में किया गया। दूसरा पैटर्न, विदेशी फंड के जरिए आदिवासी या संवेदनशील इलाकों में जमीन खरीदना, वहां स्थायी ढांचा तैयार करना। तीसरा पैटर्न, चमत्कारी इलाज, धार्मिक सभाओं या सामाजिक सहायता के जरिए कमजोर और आर्थिक रूप से परेशान लोगों तक पहुंच बनाना। चौथा पैटर्न, कुछ संस्थाओं का विदेशी फंडिंग के लिए एक या दो बड़े विदेशी दानदाताओं पर ज्यादा निर्भर होना। उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक एफसीआई रिकॉर्ड्स में ऑपरेशन ब्लेसिंग्स इंडिया के प्रमुख विदेशी दानदाता के रूप में क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का नाम सामने आता है। अब इस बहस का एक संवैधानिक पहलू भी है। 1950 के राष्ट्रपति आदेश के मुताबिक अनुसूचित जाति का संवैधानिक दर्जा मूल रूप से केवल हिंदुओं के लिए था। बाद में इसमें सिख और बौद्ध समुदाय को भी शामिल किया गया। वर्तमान कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता। इसी सवाल की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 2022 में पूर्व सीजेआई जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जो ये जांच कर रहा है कि ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। ये बहस केवल ईसाई संस्थाओं तक सीमित नहीं है। यूपी एटीएस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इस्लामिक गवाह सेंटर से जुड़े कई मामलों की जांच की, इस पर कार्रवाई की। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि विदेशी धन के जरिए कथित धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस मामले में मोहम्मद उमर गौतम सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।
कुछ आरोपों में जांच एजेंसियों ने विदेशी नेटवर्क और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े इनपुट्स होने का दावा किया। मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। यही कारण है कि अब एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 संसद में आया तो इसकी गूंज केवल भारत तक नहीं बल्कि भारत के बाहर भी सुनाई दे रही है। अमेरिकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अध्यक्ष सेनेटर जॉन रेस्ट ने कहा है कि एफसीआरए का इस्तेमाल अमेरिकी ईसाई संगठनों के खिलाफ उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर अमेरिकी सांसद क्रिस स्मिथ सहित कुछ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन नेताओं ने भी प्रस्तावित प्रावधानों, खासकर कि संपत्ति जब्त करने से जुड़े प्रावधान पर चिंता जताई है और भारत से पुनर्विचार करने की अपील की है। और शायद यहीं से इस भारतीय कानून पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। अमेरिका में जहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ज्यादातर मुद्दों पर आमने सामने एक दूसरे के विरोध के रूप में खड़े दिखते हैं, वहीं एफसीआरए को लेकर दोनों पक्षों के कुछ नेताओं ने चिंता जाहिर की है। हालांकि उनके तर्क अलग थे। कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बता रहे थे, जबकि कुछ अमेरिकी मिशनरी संगठनों के हितों की सुरक्षा का मुद्दा मान रहे थे। दूसरी ओर भारत सरकार का रुख साफ है कि एफसीआरए किसी धर्म के खिलाफ कानून नहीं है। इसका मकसद केवल ये सुनिश्चित करना है कि विदेश से भारत आ रहा पैसा पारदर्शी, कानूनी और घोषित उद्देश्य के अनुसार ही इस्तेमाल किया जाए। सरकार का कहना है कि जो संस्थाएं नियमों का पालन करती रहेंगी उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के नजरिए से देखें तो नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा पारदर्शिता बढ़ाना है। अब किसी संस्था के लिए ये छिपाना कठिन होगा कि उसका पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी विदेशी फंडिंग के नेटवर्क को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ कई एनजीओ और सिविल सोसाइटीज का तर्क है कि इससे कागजी कार्रवाई बढ़ जाएगी, जिससे छोटे संगठनों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। अब सबकी नजर संसद में आने वाले सत्र पर है। यदि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 आगे बढ़ता है और पारित होता है तो विदेशी फंडिंग से जुड़े नियम और भी कड़े हो जाएंगे। इसके बाद एनजीओ, धार्मिक संस्थाएं, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हजारों संगठनों को अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही मुद्दा भारत और पश्चिमी देशों के बीच धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभुता की बहस को और भी तेज कर देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस मुद्दे पर तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए कड़क। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है हरी। धन्यवाद।